हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। चोल अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। चोल प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद राजा का होता था और चोलकालीन शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा का पद वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित था। राजा के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। राजकीय आदेशों का क्रियान्वयन जो है ओले नामक अति विशिष्ट अधिकारी किया करते थे। कौन? ओले नामक अति विशिष्ट अधिकारी किया करते थे। राजा के प्रधान सचिव को ओले नायकम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओले नायकम कहा जाता था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। इस समय अधिकारियों के वेतन का भुगतान नगद रूप में न होकर भूमि के रूप में किया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, तृतीय शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे के यंत्र या उपकरणों हेतु। ठीक है, लोहे के उपकरणों हेतु तृतीय शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था क्योंकि इसके आसपास लोहे एवं कोयले की खानें थीं, जिसके कारण लोहा वारंगल में आसानी से उपलब्ध हो जाता था। वारंगल आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन। सातवाहन वंश सबसे पुराना वंश है। ठीक है। सातवाहन वंश का शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी था। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने कर्णवंशी सुशर्मा की हत्या करके की थी। यह राजवंश आंध्र वंश या सातवाहन वंश दोनों नाम से विख्यात है। सिमुक के विषय में अधिकांश जानकारी पुराण और नानाघाट प्रतिमा लेख से मिलती है। ठीक है, इसलिए यह सबसे प्राचीन सातवाहन वंश है। अगला हमारा प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज और प्रयाग में हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज हो गई। हर्ष ने लगभग 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया। हर्ष द्वारा प्रयाग में आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया। हर्षवर्धन ने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सम्मेलन तथा इसके बाद प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया। और हर्ष एक प्रतिष्ठित नाटककार और कवि था। ठीक है, इसने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किया था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में पर विचार करें। चैत्र और बिहार में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चैत्र जो होता है पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार जो होता है निवास स्थान होता है बौद्धों का। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नांकित वक्तव्यों पर विचार करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए है, कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कारण ये है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं और प्राण इसका है। तो अधिष्ठात्री देवी कौन है इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भगवती सरस्वती जो हैं, ये इसकी भोजशाला की अधिष्ठात्री देवी हैं। और यह जो है यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवती सरस्वती देवी स्थापित हैं। भोजशाला का निर्माण परमार वंश के शासक राजा भोज ने 1035 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। और भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए चंद्रगुप्त जो था वह सेंडोकोटस उसका एक नाम था। बिंदुभूषार जो था अमित्रघात उसका नाम था। अशोक जो था उसको प्रियदर्शी कहते थे और चाणक्य जो था उसको विष्णुगुप्त कहते थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है,
कृष्णदेव राय के दरबार में दिग्गज कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि जो थे वह कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज के नाम से प्रसिद्ध थे। इन देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान थे। इसने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यदा की रचना की। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। अष्टदिग्गज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल्लादीन पेदन्ना को तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि प्रदान की गई। इसकी मुख्य कृति थी स्वरोचित संभव, या इस मनुचित कहते हैं, हरिकथा शरणम सम। ठीक है। और दूसरे महान कवि थे नंदी तिम्मन, जिन्होंने परिजात हरण की रचना की थी। तीसरे कवि थे भट्टभूमि। चौथे कवि थे धुर्जटी। पांचवें कवि थे भाद्यगीर मल्लन। छठे कवि थे अच्चुल राजू रामचंद्र। ठीक है। सातवें कवि थे जिगली सुरन। आठवें कवि थे आपके तेनाली रामकृष्ण। अगला हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, एलिफेंटा जो है यह गुफा है आपका। श्रवणबेलगोवा जो है आपकी एक मूर्ति है। खजुराहो जो है वहाँ मंदिर है। सांची क्या है? ये स्तूप है। अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। और इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार भक्तों द्वारा की गई। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की 12वीं शताब्दी में प्रारंभ रामानंद द्वारा यह आंदोलन लाया गया। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था हिंदू धर्म और समाज में सुधार, इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। ठीक है। इन संतों ने भक्ति मार्ग को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानते हुए ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इनकी प्रवृत्ति निर्गुण भक्ति की थी। किसकी भक्ति थी? निर्गुण भक्ति की थी। निर्गुण संप्रदाय के अन्य भक्त थे कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल इत्यादि। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। पद्मिनी मेवाड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। और पद्मिनी अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय सन 1303 से जुड़ी हुई थी। एक लोक कथा प्रचलित है कि अलाउद्दीन की निगाह रतन सिंह की रूपवती रानी पद्मिनी पर लगी हुई थी, जिससे उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। दुर्गावती 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शासन कर रही थी। ठीक है। और जिनकी राजधानी चौरागढ़ थी। उसे अकबर ने पराजित किया। उसकी मृत्यु सन 1564 ईस्वी में हुई थी। ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से 1707 ईस्वी तक मुगलों को से संघर्ष जारी रखा। अहिल्याबाई होलकर वंश की थी। इनकी राजधानी इंदौर थी। यह सन 1765 ईस्वी में से 1795 ईस्वी तक यहाँ की शासिका थी। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य जो है तक्कोलम का युद्ध हुआ था। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। सन 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को बुरी तरह पराजित किया। राष्ट्रकूटों की इस विजय से चोल साम्राज्य को गहरा आघात लगा। परांतक प्रथम के मरने के बाद लगभग 3 दशक तक चोल राज्य दुर्बलता अव्यवस्था का शिकार रहा। परांतक प्रथम के बाद गुंड्रादित्य जो है सन 953 ईस्वी से सन 965, परांतक द्वितीय ने सन 956 से 973 ईस्वी तक, उत्तम चोल ने, उसके बाद उत्तम चोल शासक हुए। सबसे योग्य शासक जो था परांतक द्वितीय था। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी नहीं संबंधित थे। और गांधी जी सन 1915 ईस्वी भारत आए। भारत आने के बाद उनका प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में था। गांधी जी फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था 1940 में था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था। और स्वदेशी आंदोलन सन 1905 और 6 में था शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन सा पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल जो थे वो कैबिनेट मिशन के योजना के पूर्ण पक्ष में थे। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट मिशन योजना का पूर्ण रूप से समर्थन किया। 17 फरवरी 1949 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि मंत्रिमंडल का एक शिष्टमंडल भारतीय नेताओं से सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर बातचीत के लिए भारत
जाएगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, श्री एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस की सदस्यता वाला मंत्रिमंडल आयोग 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा। उसने भारत की संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अल्पकालीन और दीर्घकालीन प्रस्ताव रखे। अगला हमारा प्रश्न है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे। उनकी आयु लगभग 25 वर्ष थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वीं संतान के रूप में हुआ था और 1913 ईस्वी में इनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 1909 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की। 1918 ईस्वी में इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। इन्होंने अपनी उम्र का अर्धशतक पार करने के बाद चित्रकला प्रारंभ की। इन्होंने लगभग 3000 चित्र भी चित्रित किए थे। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, तो इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम सन 1909 ईस्वी द्वारा फूट डालो राज करो के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की गई, जो भारत विभाजन की प्रमुख कारण बनी। सन 1909 ईस्वी में अधिनियम द्वारा विभिन्न समुदायों, जातियों, वर्गों, हितों के को प्रतिनिधित्व दिया गया। इससे मुसलमानों को विशेष लाभ की स्थिति प्राप्त हो गई। न केवल उनके लिए पृथक निर्वाचन स्थान सुरक्षित किए गए, वरन उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के सभी समान अधिकार दिए गए। देखिए, प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस प्रश्न को देखिए, कम्युनिस्ट जो आपका स्वराज पार्टी CR दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल, सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, कम्युनिस्ट पार्टी PC जोशी। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C, सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1915-16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। तो इस प्रश्न की व्याख्या लिख लेते हैं। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव जो था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, बरार में फैला हुआ था। तिलक ने नासिक में लीग की पहली वर्षगांठ मनाई। एनी बेसेंट जो थी सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल की स्थापना की। तिलक के होम रूल के प्रभाव क्षेत्र से बाहर सभी हिस्सों में लीग के प्रभाव को फैलाने की जिम्मेदारी एनी बेसेंट पर थी। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी, एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से गृह शासन यानी होम रूल शासन जबरदस्त प्रचार किया। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। अशांति के जनक के रूप में जो है लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। ठीक है, आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म कोंकण तट के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ 23 जुलाई 1856 को हुआ था। वे कांग्रेस के उग्र विचारधारा के समर्थक थे। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहकर पुकारा। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और गीता रहस्य। अगला हमारा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह ने। उधम सिंह ने इन्हें मार दिया था। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ और सभा में 20,000 व्यक्ति इकट्ठे हुए। जनरल आर डायर के आदेश पर सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया। इसकी काफ़ी लोग मारे गए। इस घटना से उधम सिंह के दिल
में प्रतिशोध की भावना भड़का दी। उन्होंने लंदन में एक इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर 13 मार्च 1940 ईस्वी में जनरल डायर के कैक्सटन हॉल लंदन में अपनी गोली का शिकार बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, जिसके फलस्वरूप उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़कर अमर हो गए। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता धन आशीर्वाद से की थी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। खुसरो के सिख गुरु अर्जुन देव ने धन और आशीर्वाद से सहायता दी, जिससे नाराज होकर जहांगीर ने सन 606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, आध्यात्मिक कर लगाया, एक स्वर्ण मंदिर की नींव रखी। सिखों के 10 गुरु हुए थे जो निम्नलिखित है। गुरु नानक ये 1469 से 1538 तक, गुरु अंगद 1538 से 1552 ईस्वी तक, गुरु अमरदास तीसरे थे, ये 1552 से 1574 तक, चौथे गुरु रामदास थे 1574 से 1581 तक, 5वें गुरु अर्जुन देव थे 1581 से 1606 ईस्वी तक, छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह थे 606 ईस्वी से 645 ईस्वी तक, 7वें गुरु हरदास थे 1645 से 1661 ईस्वी तक, 8वें गुरु हरिकिशन थे, ये थे 1661 से 1664 तक, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे 1664 से 1675 तक, 10वें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह थे 1675 से 1708 तक ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।